अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरे सामने डेफरटेक्स का एक अच्छा और कॉम्प्रिहेंसिव सवाल मौजूद है अरेबियन लिमिटेड के नाम से। आई कैप के एग्जामिनर ने इसमें पीपी की डेफर टैक्सेशन डिवैल्यूशन के साथ IS 19 से रिलेटेड डेफर टैक्सेशन, IFRS 2 से रिलेटेड डेफर टैक्सेशन, मिनिमम टैक्स जिस पे लास्ट ईयर प्रॉपर जो है वो डेफर टैक्स बुक नहीं हुआ, करंट ईयर में उसको क्या करना है, वो रेट चेंज, ये 5 चीज़ें होंगी इसके अंदर सर। टाइम बार्ड लाइबिलिटीज़ 6 चीज़ें होंगी इसके अंदर सर। ये 6 चीज़ों को एक सवाल में टेस्ट किया। इस सवाल में और कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, सीधी सीधी चीज़ें हैं, लेकिन ये कि सवाल थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा लंबा है, तो आपको थोड़ा सा जो है वो तरीके से इसको देखना पड़ेगा। सवाल के सेगमेंट्स हम बना के चलेंगे। ये कह रहे फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ अरेबियन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। ठीक है जी, बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ टैक्स इफेक्ट्स। सर इस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट है, और ये तीनों जो आ रही हैं सर ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम्स हैं। ठीक है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रीवैल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी है 240 मिलियन, और ये आपको यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। ठीक है जी, 23 मिलियन का जो है वो इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, जो हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे होंगे वो इंक्रीज़ हुई है, और रीमेजरमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी है, ये अपेरेंटली हमारे एक्चुरियल लॉसेज हैं। ठीक है जी, और हम सबको पता है कि एक्चुरियल लॉसेज को हम क्या करते हैं, OCI में पार्क करते हैं। ठीक है जी, तो सर मेरे पास टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ रही है 678। याद रखिएगा हमारे लिए रेलेवेंट अकाउंटिंग प्रॉफिट है, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है इस हद तक। ठीक है जी, द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन हैव बीन गैदर्ड फॉर प्रिपेयरिंग डिस्क्लोजर्स रिलेटिंग टू टैक्सेशन। मूवमेंट ऑफ पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की मूवमेंट है ये सर, और रिलेटेड रीवैल्यूशन है। ओपनिंग बैलेंस आ रहा है सर। देखिए याद रखिएगा, ओपनिंग में जो हमारी रिवैल्यूशन सरप्लस है हमारे लिए बाखुदा इररेलेवेंट है, इररेलेवेंट। आप अब इसको नॉर्मल ऐसे ट्रीट करें, छोड़ दें, रिवैल्यूशन बाढ़ में गई, क्योंकि रिवैल्यूशन पे डेफर टैक्स क्रिएट इक्विटी के थ्रू होता है, रिवर्स P&L के थ्रू होता है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा कि आपने इस पर कोई अलग से काम नहीं करना, तो यू कैन सिंपली इग्नोर इट। सिर्फ रेलेवेंट आपके लिए कि ड्यूरिंग द पीरियड कितने एसेट रीवैल्यू हुए, बाकी यकीन करें किसी काम के नहीं। ड्यूरिंग द पीरियड बिके कितने, बिकेगा जो रिवैल्यूशन सरप्लस पड़ा होगा वो रिटेनिंग में डाल देंगे, रिलेटेड डेफर टैक्स लाइबिलिटी को P&L में क्लोज कर देंगे। जब एसेट डेप्रिशिएट होगा, रिवैल्यूड एसेट, तो याद रखिएगा डेप्रिसिएशन P&L में चूँकि पूरी चार्ज हो रही होती है, नॉर्मल भी इंक्रीमेंटल भी, तो सर डेफर टैक्स का रिवर्सल यानी लाइबिलिटी का रिवर्सल, डेफर टैक्स इनकम भी पूरा पूरा P&L में जाएगा। याद रखिएगा सिर्फ करंट पीरियड की रिवैल्यूशन जो है ना वो रेलेवेंट होती है। हमारी रिवैल्यूशन पे 3 लेक्चर्स हैं, इसी उसमें आ रहा होगा, एक कॉम बड़ा लेक्चर है, इसमें 3 हिस्से हैं, आप ज़रूर देखिएगा बिफोर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, फिर ये कह रहे हैं जी हमारे पास डिस्पोजल्स हैं, डेप्रिसिएशन है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 475 का है, इररेलेवेंट है कि उसमें रिवैल्यूड एसेट का कितना डेप्शन है, डजेंट मैटर। तो ये पूरा जो हमारे पास हिसाब किताब बना, ये पॉइंट नंबर 1 बन गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड। फिर वो कह रहे हैं जी हमने 5% इक्विटी ख़रीदी है किसी टर्किश लिमिटेड की। ठीक है जी, एट फॉर ₹152 मिलियन। ठीक है जी, ऑन 1 अप्रैल 2018 द इन्वेस्टमेंट वॉज इररिवोकेबली क्लासिफाइड एज फेयर वैल्यू थ्रू OCI एज पर टैक्स लॉ। सारा का सारा जो गेन है, इनकम है, वो टैक्सेबल है सेल के ऊपर। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताएं, हमने 152 मिलियन की ख़रीदी है, ऊपर मेरे पास 23 मिलियन का प्रॉफिट आ रहा है, इसका मतलब है ड्यूरिंग द पीरियड ये कोई 175 मिलियन तक पहुंच चुकी थी, और जो 23 मिलियन का गेन है, प्रॉफिट है, वो OCI में गया, तो रिलेटेड डेफर टैक्स भी OCI में जाना चाहिए। ये मेरे पास आ गया सर इन्वेस्टमेंट्स एट OCI, मैं साथ साथ में लिखता जा रहा हूँ उसके ऊपर सर। ये है मेरे पास सर गेन इन OCI, तो टैक्स भी इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, पक्का जी। चलो, मूवमेंट एंड नेट डेफर टैक्स, नेट डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी, ओपनिंग लाइबिलिटी इतनी थी। अच्छे देखें, इस लाइबिलिटी का टैक्स बेस 0 होता है। क्यों? FBR किसी प्रोविजनल अमाउंट को एक्सेप्ट नहीं करता जब तक कि वो एक्चुअल में पे ना हो जाए। ठीक है जी, लाइबिलिटी बढ़ी P&L के थ्रू, लाइबिलिटी OCI की वजह से बढ़ी। जो P&L का इम्पैक्ट है सर वो तो आप P&L में डालोगे, उससे रिलेटेड डेफर टैक्स भी, और सर जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में पोर्शन गया है, इससे रिलेटेड टैक्स का इम्पैक्ट भी OCI में ही जाना चाहिए। ठीक है जी, सर 260 मिलियन आपने पे किए, ये टैक्स के हिसाब से एक्सपेंस है, टैक्स वाले की नज़र में ये एक्सपेंस है। ठीक है जी, कंट्रीब्यूशन टू द फंड इज़ अलाउड एज अ टैक्स एक्सपेंस। ठीक है जी, तो ये मेरे पास आ गई सर डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। ठीक है जी, फिर मेरे पास आता है सर
शेयर ऑप्शंस IFRS 2 ये कहता है जी हमने 1 जनवरी यानी साल के स्टार्ट पे अपने एक ही एग्जेक्टिव को एक शेयर ऑप्शन दिया और हमने उससे कहा कि आपने 31 दिसंबर 2020 तक कंपनी के साथ रहना है। 18, 19 और 20 3 साल की वेस्टिंग कंडीशन है। सर यकीन करें कि हमें ये बात बच्चों की तरह समझाई गई है IFRS 2 में कि जो डे 1 का ग्रांट डेट का फेयर वैल्यू होगा सर उसी को हम लॉक करके चलेंगे और एक्सपेंस उसके हिसाब से बुक करेंगे। जबकि टैक्स वाले की नज़र में सर जब एंड पे ये ऑप्शन जो है वो मिच्योर हो रहे होंगे, हम डिलीवर कर रहे होंगे ऑप्शन, उस दिन जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी उसकी बेसिस पर डिडक्शन अलाउ होगी। लेकिन हमें IFRS 2 ये कहता है और डेफर्ड टैक्स का IAS 12 ये कहता है कि जो साल के एंड पे इंट्रिंसिक वैल्यू हो, ठीक है जी, जो इंट्रिंसिक वैल्यू हो, आप एक्सपेक्ट करें कि FBR इसी बेसिस के ऊपर आपको 3 साल बाद रिडक्शन अलाउ करेगा। यानी आप हर साल के एंड पे ये अज्यूम करेंगे कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू साल के एंड पे आ रही है वही इंशाल्लाह ताला इसके अल्टीमेटली एंड पे रहेगी जब हम उसको वेस्ट कर रहे होंगे, जब हम उसको डिलीवर कर रहे होंगे। तो सर हमने डेफर्ड टैक्स अकाउंटिंग के एक्सपेंस के हिसाब से बुक नहीं करना, एक्सपेक्टेड टैक्स एक्सपेंस के हिसाब से हमने बुक करना है, ठीक है जी। तो सर हमारे पास ये तो 60 है, लेकिन 31 दिसंबर पे हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू 72 हो गई है। तो टैक्स वाला इसके हिसाब से एक्सपेंस अलाउ करेगा, लेकिन एंड पे, अभी नहीं। अभी आप इस पर क्या करोगे, डेफर्ड टैक्स एसेट बुक करोगे, करंट टैक्स एसेट बुक नहीं करोगे, अभी डिडक्शन अलाउ नहीं हो रही, एंड पे हो रही। एक्सपेक्टेड डिडक्शन की बेसिस पे आप डेफर्ड टैक्स एसेट बुक करोगे। हमने अच्छे तरीके से IFRS 2 में और डेफर्ड टैक्स के स्टैंडर्ड में कवर किया हुआ, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया सर IFRS 2 का हिसाब किताब। फिर वो कह रहा है भैया हमारे पास कोई 35 मिलियन की अमाउंट है 31 दिसंबर 2018 पे, जो अनपेड है जून 2015 से, और टैक्स लॉ के हिसाब से जो 3 साल से पुरानी लाइबिलिटीज़ होती है उसको हम इनकम में ऐड बैक कर देते हैं, ठीक है जी। और वो एक्सपेंस जब अलाउ होगा जब आप उसको पे करोगे। तो ये आ गई हमारे पास टाइम बार्ड पेबल्स। फिर करंट ईयर का टैक्स रेट 27 है, इससे पिछले सारे सालों का टैक्स रेट 28 था। टैक्स रेट आ गया सर हमारे पास। फिर वो कह रहे भैया 1% मिनिमम टैक्स है रेवेन्यू का। अगर आपका प्रॉफिट पे टैक्स 1% ऑफ रेवेन्यू से कम बन रहा हो तो आपको मिनिमम टैक्स पे करना पड़ेगा, और ये एडजस्टेबल है फॉर सब्सिक्वेंट 3 ईयर्स। रेवेन्यू वो 2018 है 5300 मिलियन, ठीक है जी। अभी आपने देखना है कि आपका करंट ईयर का जो करंट टैक्स एक्सपेंस है वो मिनिमम के हिसाब से बुक करना है आपने, या अकाउंटिंग प्रॉफिट पे आपने, यानी टैक्स प्रॉफिट पे करंट टैक्स बुक करना है। दोनों में से आपने देखना है कि मिनिमम टैक्स बन रहा है ज़्यादा या आपका जो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी है वो ज़्यादा बन रही है। अनयूटिलाइज मिनिमम टैक्स इज़ 88 मिलियन, ऑफ विच डेफर्ड टैक्स वॉज रिकग्नाइज टू द एक्सटेंट ऑफ 55। ये क्यों? जब आपको लास्ट ईयर पता था कि 88 रुपीज़ का हमारे पास है टैक्स मौजूद है, टैक्स सेविंग्स मौजूद है, हमने क्यों 55 में बुक किया? इसलिए कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आगे के सालों में इतना प्रॉफिट नहीं होगा कि हम इस मिनिमम टैक्स के बेनिफिट को अगले 3 सालों में यूटिलाइज़ करें। तो हमने इसलिए 55 पे बुक किया। अब चूँकि आपको इस साल प्रॉफिट हो रहा है, नज़र आ रहा है ऊपर सवाल में, तो आप पूरे 88 यूटिलाइज़ कर सकते हैं, 55 नहीं। 55 तो हमने लास्ट ईयर एंटिसिपेशन में जो है ना वो कम डेफर्ड टैक्स एसेट बुक किया था, लेकिन यूटिलाइजेबल अभी भी 88 है। फिर टैक्स लॉसेस सर कैरी फॉरवर्ड कोई नहीं है हमारे पास। वो कह रहे जी आप नोट बना के दे रहे सर। तो सर ये मेरे पास आ गया मिनिमम टैक्स का हिसाब किताब, सर ये मेरे पास आ गया मिनिमम टैक्स का ओपनिंग बैलेंस, ठीक है जी। अब बताएं सर मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें जमा हो चुकी हैं। पीपी है मेरे पास सर, फिर नंबर 2 मेरे पास सर इन्वेस्टमेंट है, नंबर 3 मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन है सर, फिर मेरे पास IFRS 2 भी है, टाइम बार्ड पेबल्स भी हैं, टैक्स रेट भी है, मिनिमम टैक्स भी है, ओपनिंग बैलेंसेस भी हैं। आएँ ज़रा सर एक एक करके इन 7-8 पॉइंट्स को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं और इसको अटैम्प्ट करते हैं। चलें जी हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले जो है वो अपनी वर्किंग को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इनफैक्ट 3 हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे। हम एक तो काम करेंगे सर, यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट, ठीक है जी। इस टैक्सेबल प्रॉफिट के बाद हम इस पेज पे मज़ीद कोई काम नहीं करेंगे, ये हमने छोड़ दिया इसके लिए सर, या हम उसके लिए एक रीज़नेबल जगह छोड़ देते हैं। टैक्सेबल प्रॉफिट है सर, यहाँ मैं काम करूँगा जनाब अपने लिए अकाउंट्स बनाऊँगा मैं, डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करूँगा मैं सर यहाँ पे, ठीक है जी।
फिर सर इस वर्किंग के बाद हम आगे जाएंगे सर, और हम एक डेफर्ड टैक्स की और करेंगे वर्किंग सर। कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स, ठीक है। एक एक करके चीज़ें उठाते हैं सर, उसको देखते जाते हैं। सबसे पहले सर मैं उठा रहा हूँ जनाब मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट, सर है कितना जी? अकाउंटिंग प्रॉफिट है सर मेरे पास 455 रुपये का, ठीक है जी। सर ये मैंने उठा लिया 455 रुपये, डन। चलो जी, फिर मेरे पास आता है सर अकाउंटिंग प्रॉफिट के बाद सर कुछ चीज़ें मैंने ऐड करनी है, और कुछ चीज़ें सर मैंने लेस करनी है, ठीक है जी। सबसे पहले हम उठाते हैं सर पीपी को। मैं अकाउंट बना रहा हूँ सर पीपी का, और मैं एक और अकाउंट बना रहा हूँ सर टैक्स बेस का। सर ये है मेरे पास मेरे पीपी का अकाउंट, और ये है सर मेरे पास टैक्स बेस, ठीक है जी। सर मेरे पास जो ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है सर, ओपनिंग बैलेंस सवाल में मैं देखता हूँ तो सर मेरे पास ओपनिंग बैलेंस आ रहा है जनाब कोई 2500 रुपये का है। अब रिस्पेक्टिव केस के अंदर रिवैल्यूड अमाउंट्स कितने हैं, नॉर्मल एसेट्स कितने हैं, भाड़ में गया, ठीक है जी। मैं ले रहा हूँ सर यहाँ पर 2500 रुपये का अमाउंट, ठीक है। इसी तरह सर मेरा ओपनिंग टैक्स बेस भी आ रहा है जनाब कितने का बाबू? सर ये आ रहा है मेरे पास कोई 1470। इररिस्पेक्टिव केस में कितने ऐसे एसेट्स हैं जो रीवैल्यूड हैं और कितने ऐसे एसेट्स हैं जो नॉर्मल ट्रीट हो रहे हैं, ठीक है। हटाएं सर। सर एक्विजिशन, सर मेरे पास एक्विजिशन दोनों जगहों पर 600 और 600 दोनों जगहों में फ़र्क हो सकता है। बाज़ औक़ात आप कुछ फॉरेन करेंसी में एसेट्स खरीदते हैं, और फॉरेन करेंसी में जब आप खरीदते हैं तो अकाउंटिंग के हिसाब से उसकी वैल्यू कुछ और होती है, टैक्स वाले के हिसाब से एसेट की वैल्यू वो होती है जो आपने पे की होती है, ठीक है जी। तो उसमें एक्सचेंज डिफरेंसेस की वजह से डिफरेंस आ सकता है। सर ये मेरे पास आ रहा है 600 और 600, 600 आ रहा है, यस सर। दोनों साइड पे एक्विजिशन आ गई जिसकी वजह से कोई डेफर्ड टैक्स का इजाफा नहीं हो रहा। फिर मेरे पास इसके बाद एक चीज़ और आ रही है, वो जनाब मेरे पास कोई 475 रुपये का डेप्रिसिएशन इधर है और 280 का इधर है, ठीक है जी। सर मेरे पास डेप्रिसिएशन है 475 रुपये की, और इधर मेरे पास सर डेप्रिसिएशन है 280 रुपये का। ये मेरे पास सर एक ऐसी चीज़ है जो डेफर्ड टैक्स को हिट करेगा और मेरे करंट टैक्स को भी हिट करेगा, तो मैं ऊपर जा रहा हूँ। मैं इधर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर रहा हूँ, 475 रुपये का, और मैं यहाँ से लेस कर रहा हूँ टैक्स डेप्रिसिएशन 280 रुपये की, ठीक है जी। चले जी, फिर मेरे पास डिस्पोजल है 230 रुपये का एसेट डिस्पोज हुआ है अकाउंटिंग में, 140 का टैक्स में। सीधी सी बात है, वो जितने में भी बिका है, मेरे टैक्स वाले का कैरिंग अमाउंट कम था तो टैक्स का प्रॉफिट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अकाउंटिंग, ठीक है जी। कितना ज़्यादा होगा? अल्हम्दुलिल्लाह, अजूम करें एक चीज़ 300 रुपये की बिकी है तो उस पर गेन 70 रुपये का यहाँ आ रहा होगा, और सर इस पर 160 रुपये का गेन यहाँ आ रहा होगा, 90 रुपये का डिफरेंस होगा। तो मैं कह सकता हूँ जनाब मेरे पास एक्सेस टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल कितने का बाबू? 90 रुपये का, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर मैं इसको ज़रा सर अकाउंट में भी डाल देता हूँ सर। डिस्पोजल कितने का भैया? अकाउंटिंग के अंदर डिस्पोजल है 230 रुपये का, और टैक्स के अंदर सर डिस्पोजल है 140 रुपये का। अब सर टैक्स के अंदर अकाउंटिंग के अंदर रीवैल्यूशन भी है। अच्छा, इसका अकाउंट में तो डाल रहा हूँ, लेकिन डेफर्ड टैक्स में इम्पैक्ट इसका बिल्कुल अलग डालूंगा, मैं आपको भी बता दूंगा सर। अब बताएं सर, ये सारे काम करने के बाद मेरे पास अकाउंट के अंदर और कुछ भी नहीं बचा हुआ। मैं अगर क्लोजिंग बैलेंस देखूं तो सर मेरे पास अकाउंट के अंदर क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 2635। इधर क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है सर मेरे पास कोई 1650, ठीक है जी। चेक कर लें 1650 ओपनिंग क्लोजिंग, सवाल में दिया भी होगा ना, 1650 265। अब देखो ये मैंने ऊपर जितने करंट टैक्स के इम्पैक्ट से वो सारे डाल दिए,
अब मैं नीचे जा रहा हूँ सर। अच्छा, मैंने रिवैल्यूशन का ऊपर करंट टैक्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं लिया क्योंकि रिवैल्यूशन इनकम अकाउंटिंग प्रॉफिट में नहीं गई है, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। मैं अब नीचे जा रहा हूँ सर और मैं आ रहा हूँ डेफर्ड टैक्स की इस वर्किंग पे। मैं एक चीज़ कर रहा हूँ सर, मेरे पास 2017 लास्ट ईयर, ठीक है जी, लास्ट ईयर में सर चीज़ों का कैरिंग अमाउंट, सर चीज़ों का टैक्स बेस, सर चीज़ों पे डिफरेंस, सर चीज़ों पे टैक्स का रेट और डेफर टैक्स, ठीक है जी। इसी तरह सर यही कैलकुलेशन मैंने की है 2018 के लिए भी, ठीक है जी। 2018 के लिए सर सेम कैरिंग अमाउंट्स, सर मेरे पास टैक्स बेस, मेरे पास सर डिफरेंस, मेरे पास सर रेट और मेरे पास डेफर टैक्स, ठीक है जी। बताएं सर, मेरे पास सबसे पहला एसेट जिसको आपने ग्राउंड किया वो है पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। साल के स्टार्ट पे सर इसकी कैरिंग अमाउंट थी, अगर मैं ऊपर जाके देखूं तो सर इसकी कैरिंग अमाउंट थी मेरे पास 2500 और 1470, सर 2500 और 1470। सर मेरे पास डिफरेंस आ रहा था इसका, सर मेरे पास डिफरेंस आ रहा था अराउंड कोई 1030 रुपये का, और इस पर डेफर टैक्स लाइबिलिटी बुक हुई होगी सर 28% है, हाँ सर लास्ट ईयर 28% का रेट था। डेफर टैक्स लाइबिलिटी बुक हुई होगी सर 288.4, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक सर। सर इस साल पीपी के ऊपर 2018 में सर बैलेंस अब हो चुका है जनाब मेरे पास 2395। सर मेरे पास जो टैक्स बेस्ड रिपोर्ट हो रहा है वो 1650 हो रहा है, ऊपर अकाउंट में आ रहा है सर। सर अब ये 2395 मैंने क्यों लिखा सर, मेरे पास बैलेंस तो 26 समथिंग था ना, 2635 था। मैंने सर इसके दो हिस्से बना देना, पीपी जो कि कॉस्ट पे कैरी हो रहा है और ऐसा पीपी जो कि रिवैल्यूशन इस साल हुई है, सिर्फ रिवैल्यूशन कितने की जी 240 की। सर मैं इस पर डेफर टैक्स अलग रखना चाह रहा हूँ, मैं नहीं मिक्स करना चाह रहा सर इसको, ठीक है जी। सर इसका टैक्स बेस जीरो, अकाउंटिंग वाला तो रिवैल्यूशन करता है, टैक्स वाला रिवैल्यूशन को मानता ही नहीं है। सर 240 का टैक्सेबल डिफरेंस, 27% का रेट इस साल है, इस साल है 27% का रेट। सर लास्ट ईयर था 28% का रेट। सर मुझे दोनों पे पहले डिफरेंस बता दें, ऊपर कितना है सर, जो क्लोजिंग डिफरेंस है 745, एलिजिबल फॉर डेफर टैक्स रिलेटेड टू पीएनएल। याद रखना सर ये है एलिजिबल फॉर डेफर टैक्स रिलेटेड टू ओसीआई। बनाए कितना सर डेफर टैक्स कितना आ रहा है मेरे पास सर, डेफर टैक्स आ रहा है सर मेरे पास 201.15। सर यहाँ मेरे पास डेफर टैक्स आ रहा है सर जो पूरा इक्विटी में जाएगा, ये है सर मेरे पास रिवैल्यूशन का अमाउंट है सर, ये आ रहा है मेरे पास कोई 64.8, ठीक है जी। ये दोनों डेफर टैक्स एक्सपेंसिव लायबिलिटी है, ये ओसीआई में जा रहा है। देखिए याद रखिएगा सिर्फ करंट पीरियड की रिवैल्यूशन आपके लिए रेलिवेंट है बस। अब बताएं सर मैं अगर ऊपर जाऊं और एक काम और करूं, यहाँ इस वर्किंग में हूँ, इन सारे डिफरेंसेस को एडजस्ट करो ना, नेट करो तो ये बनता है अराउंड को 285। कितना बनता है 285। आप ये चीज़ भी इंश्योर करो कि आपके पास ये जो डिफरेंस आ रहा है ना 1030 और 745, सर ये डिफरेंस भी 285 ही है, तो ये आपको इंश्योर करवाएगा कि आप सही जा रहे हो या नहीं। पीपी हमने ग्राउंड कर दिया सर। पीपी के बाद हम सर सेकंड चीज़ उठाते हैं जनाब, वो है हमारे पास सर कौन सी लायबिलिटी। सर हमारे पास ये लायबिलिटी है सर डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी। सर मैंने इसका हिसाब किताब देखना है, याद रखिएगा इसके अंदर 40 रुपये का अमाउंट ऐसा है जो ओसीआई में जाएगा, जो कहाँ जाएगा, ओसीआई में जाएगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा। तो सर इसको हम देखते हैं जनाब, हमारे पास ओपनिंग लायबिलिटी है 430। हमें नहीं पता कि इसके अंदर कितना अमाउंट ऑलरेडी ओसीआई में चार्ज हो गया है, रेलिवेंट भी नहीं है हमारे लिए सर। हम उठा रहे हैं लायबिलिटी को हम सर नेगेटिव में लिखेंगे। हम कह रहे हैं जी रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऑब्लिगेशन, रिटायरमेंट्स बेनिफिट ऑब्लिगेशंस, ठीक है जी। सर लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस था 430। सर टैक्स बेस हमेशा इसका ज़ीरो, डिफरेंस 430, 28% के हिसाब से ओपनिंग डेफर टैक्स एसेट इसके ऊपर आ रहा है सर कितने का जी, ओपनिंग डेफर टैक्स एसेट इस पर आ रहा है 120.4। बताओ इस साल आपने क्या किया। इस साल सर 3 इम्पैक्ट्स हैं सर, एक तो एक्सपेंस पीएनएल में गया जिसको एफबीआर नहीं मानता, एक तो पेमेंट हुई जिसको एफबीआर एक्सपेंस मानता है,
और सर OCI में भी एक लॉस गया, एक एक्सपेंस गया, इसको अकाउंटिंग वाले ने अभी तक P&L में चार्ज नहीं किया, ये OCI में पड़ा हुआ है, तो उसका डेफर्ड टैक्स का इम्पैक्ट भी OCI में ही जाएगा। तो सर मैं काम कर रहा हूँ, मैं क्लोजिंग पे आता हूँ। तो सर मेरे पास क्लोजिंग में जो लाइबिलिटी का बैलेंस आ रहा है 355, अज्यूम करें 40 रुपये का अमाउंट नहीं है इसमें, तो ये 315 होता। तो मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ सर कि ये 315 ही है सर, 315। और सर मेरे पास 28% के हिसाब से अब इस पर डेफर्ड टैक्स एसेट बन रहा है कोई 85.05, ऐसा। अब बताएं सर, मैं नीचे एक और चीज़ कर रहा हूँ सर, मेरे पास रिटायरमेंट बेनिफिट ऑब्लिगेशन, सर कितना जी, 40 रुपये का अमाउंट है सर। फिर सर 40 रुपये का डिडक्टेबल डिफरेंस, सर इस पर 27% के हिसाब से डेफर्ड टैक्स एसेट आ रहा है, लेकिन इक्विटी के थ्रू रूट होगा कितने से भैया, रिटायरमेंट बेनिफिट फंड 10.8, ऐसा जी। अब बताएं सर, अगर मैं इसके इम्पैक्ट्स ऊपर डालूं करंट टैक्स के अंदर प्यारे बच्चों, तो मेरे पास सर रिटायरमेंट बेनिफिट एक्सपेंसेस, जिसको FBR नहीं मानता, 145, कंट्रीब्यूशन टू रिटायरमेंट फंड्स कितना जी, कंट्रीब्यूशन टू रिटायरमेंट फंड्स 260, इसको FBR एज एन एक्सपेंस मानता है, ऐसा। चलो जी, अब बताएं सर, मैंने इस पर डेफर्ड टैक्स का भी इम्पैक्ट सारा कर दिया, अकाउंट बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं पेश आई, तो मैंने सारे का सारा अमाउंट नीचे वर्किंग तक ले गया, ठीक है। याद रखना, जो अकाउंट्स बनाने एक इम्पैक्ट ऊपर लेके जाना है यहाँ पर, और एक इम्पैक्ट आपने नीचे लेकर आना है, बस, ठीक है जी। दो चीज़ें होंगी सर। तीसरी चीज़ पे हम जाते हैं जनाब, हमारे पास तीसरी चीज़ है IFRS 2 का हिसाब किताब। आए ज़रा सर इसको देखते हैं। चलें जी, IFRS 2 के हिसाब से हम देखते हैं सर, हमारे पास 2018 की जनवरी में हमने अपने एक की एग्जेक्टिव को एक ऑप्शन दिया है, ठीक है जी, कि आप 3 साल रुकें तो हम आपको जो है वो शेयर ऑप्शंस देंगे। अब याद रखिएगा, ये ऑप्शंस अकाउंटिंग में इसकी ग्रांट डेट पे जो फेयर वैल्यू होती है उसके हिसाब से हम एक्सपेंस बुक करते हैं, ये हमने अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। जबकि टैक्स वाला इसको अलाउ करेगा लास्ट ईयर जाके, जब आप इसको ऑप्शंस को देंगे कंपनी के एम्प्लॉय के हाथ में, उस वक्त जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वो FBR अलाउ करेगा। अच्छा, फिर क्या इस साल बाकी के दरमियान के सालों में अकाउंटिंग में जो एक्सपेंस बुक हो रहा होगा, टैक्स वाला तो एक्सपेंस अलाउ नहीं करेगा, तो अकाउंटिंग का एक्सपेंस होगा, टैक्स का एक्सपेंस जीरो होगा, तो एक डिडक्टेबल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, उस पर डेफर्ड टैक्स बुक करेंगे। स्टैंड कहता है ऐसा ना करो, अकाउंटिंग एक्सपेंस और टैक्स एक्सपेंस का डिफरेंस लेके टैक्स एक्सपेंस जीरो होगा, अकाउंटिंग एक्सपेंस होगा जो भी होगा, टैक्स एक्सपेंस जीरो होगा, क्योंकि टैक्स वाला आखिर में अलाउ करेगा। तो जो डिफरेंस आएगा उस पर आप डेफर्ड टैक्स एसेट बुक करोगे। इस दफ़ा इस तरह कर लो कि अकाउंटिंग के एक्सपेंस की जगह आप ये अज्यूम कर लो कि टैक्स वाला प्रपोज एंड पे क्या एक्सपेंस अलाउ करेगा, आप उसका अंदाज़ा लगा के आज उसके एक पोर्शन पे डेफर्ड टैक्स एसेट बुक कर लो। कैसे, आए जरा हम देखते हैं जी। मेरे पास ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू 60 मिलियन रुपए ऑप्शन की, कितनी, 60 मिलियन रुपए। अच्छा जी, फेयर वैल्यू सर मेरे पास 60 मिलियन है, लेकिन सर इंट्रिंसिक वैल्यू पहले साल के एंड पे 72 मिलियन। अब देखिए इसको मैं करूँगा कैसे, ये देखिए सर, मैं यहाँ लूँगा जनाब, मेरे पास ईयर, इंस्ट्रूमेंट्स, ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू, टाइम, एक्सपेंस और इक्विटी। गौर से देखिएगा दोस्त, मुझे एक बात बताएं सर, ये मैं कर रहा हूँ सर अकाउंटिंग वाले की नज़र में, अकाउंटिंग वाले ने एक्सपेंस कैसे बुक किया होगा इसके ऊपर। अकाउंटिंग वाले ने लिया होगा ईयर 1 यानी 2018, इंस्ट्रूमेंट सर नंबर दिए हुए नहीं है, फेयर वैल्यू 60 मिलियन रुपए, टाइम 1/3, एक्सपेंस 20, इक्विटी 20, ठीक है जी। एक्सपेंस डेबिट किया होगा। अच्छा, टैक्स वाले की नज़र में एक्सपेंस है ही नहीं, टैक्स वाला तो एक्सपेंस अलाउ करेगा भैया एंड में जाके। अब क्या करें, एंड तक वेट करें, एंड तक वेट करेंगे तो लंबा काम हो जाएगा सर। अब क्या करें सर, क्या हम 20 रुपये अकाउंटिंग एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस जीरो और 20 रुपये के डिडक्टेबल डिफरेंस में हम डेफर्ड टैक्स बुक करने स्टैंड कहते हैं नहीं, ऐसा ना करो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको 60 रुपये थोड़ी अलाउ होंगे, अल्टीमेटली आपको अलाउ होगा वो अमाउंट जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। तो आप एक काम ये करो
आप एक और छोटा सा टेबल बना लो सर, ये 2018, ये टैक्स वाले की नज़र में, ठीक है जी। सर मेरे पास इंस्ट्रूमेंट एक, आज इंट्रेंसिक वैल्यू 72, 1/3, सर ये मेरे पास हो जाता है अराउंड 24। आपको एफबीआर कह रहा है आप 24 रुपये पे डेबिट टैक्स एसेट बुक कर लो, ठीक है जी। सॉरी, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है 24 रुपये डेबिट टैक्स एसेट बुक कर लो, क्योंकि ये वो अमाउंट है जो अल्टीमेटली आपको मिलेगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरा अकाउंटिंग एक्सपेंस है 20, अकाउंटिंग एक्सपेंस जो पीएनएल में गया वो 20 है, डिडक्शन 24 पे अलाउ होगी तो पीएनएल आउट हो जाएगा। तो मैं इस 24 के बनाऊंगा 2 हिस्से, इस 24 के 2 हिस्से बनेंगे। इस 24 में से अप टू 20 रुपीज़ का जो अमाउंट है, इस पर सर 27% के हिसाब से जो डेफर टैक्स इनकम आएगी ये मैं डाल दूंगा पीएनएल में, और ये गालिबन आ रही है मेरे पास 5.4। और सर मेरे पास जो 4 रुपये पे 27% के हिसाब से अमाउंट बन रही है, ये मेरे पास आ रही है 1.08, ये जाएगी मेरे पास इक्विटी में, ये चला जाएगा सर मेरे पास पीएनएल में, और ये चला जाएगा मेरे पास इक्विटी के अंदर। तो एक काम तो मैं ये कर रहा हूँ कि सर एफबीआर अलाउ ही नहीं कर रहा है इस एक्सपेंस को, तो इसको तो मैं ऐड बैक कर रहा हूँ, ठीक है जी। इसको मैं ऐड बैक कर रहा हूँ, उसको नाम दे रहा हूँ मैं सर शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सपेंस, ठीक है जी। ये आ रहा है 20 रुपये का अमाउंट, ऐड बैक हो गया। लेस कुछ नहीं कर रहा क्योंकि एफबीआर अलाउ ही नहीं कर रहा अभी, ठीक है। मैं जा रहा हूँ सर डेफर टैक्स की वर्किंग में। मैं अच्छा, लास्ट ईयर तो ये कुछ भी नहीं था, करंट ईयर में ही है सिर्फ, ये क्या जी, शेयर बेस्ड पेमेंट, ठीक है जी। सर शेयर बेस्ड पेमेंट, सर मैं इसको नेगेटिव में ले रहा हूँ क्योंकि इक्विटी लायबिलिटी के तौर पे सर एक्सपेंस है कितना, जो पीएनएल में मैंने डालना है सर 20, पीएनएल में कितना डालना है सर मैंने 20 रुपीज़, ऐसा। अब ये मेरे पास आता है सर टैक्स बेस नील, इसका 20, अच्छा ये मैंने 2018 में डाला है, सॉरी गलत डाल दिया, 2000, रेट जो है ना 27% है, 28 नहीं है यार। कितना आ रहा है सर ये 5.4। अच्छा सर फिर इक्विटी में भी डाल रहा हूँ सर मैं इसको, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व्स में सर 4 रुपये का अमाउंट है, टैक्स बेस नील 4 रुपये, 27% के हिसाब से मेरे बच्चों ये आ रहा है 1.08, ठीक है जी, पक्का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम दोस्त, हमने ये देख लिया, अब हम टाइम बार्ड पेबल्स पे आते हैं सर। टाइम बार्ड पेबल्स पे क्या कह रहा है एग्जामिनर जी, 35 मिलियन का अमाउंट जो टाइम बार्ड हुआ है, 35 के 35 मिलियन को आप देखें कि इस पे सर हिसाब किताब क्या बन रहा है। सर ये 35 मिलियन डिडक्शन के तौर पे अलाउ हुआ होगा पहले, डिडक्टेड प्रीवियसली। अब हमने क्या करना है, नाउ ऐड बैक, अभी आपने ऐड बैक करना है, फिर आपने सब्सिक्वेंटली डिडक्ट करना है इसको व्हेन पेड। अभी एक नॉर्मल लायबिलिटी के तौर पे बन गया है जिसको अब तक हमने पे नहीं किया है, एफबीआर कह रहा है इसको ऐड बैक करो, हमने कहा अभी ऐड बैक कर देते हैं जी। मैं यहाँ दे रहा हूँ जी टाइम बार्ड, डबल आर होता है शायद, पेबल्स कितना जी 35 रुपये का, और मैं इसको सर डेफर टैक्स के हिसाब से लेके जा रहा हूँ, इसमें मैं डेफर टैक्स इनकम बुक कर रहा हूँ, टाइम बार्ड पेबल्स, ठीक है जी, कितना जी 35 रुपये का अमाउंट, कोई टैक्स बेस नहीं सर, जब पेमेंट करेंगे तब डिडक्शन अलाउ होगा, 27% के हिसाब से सर इसका बैलेंस आ रहा है 9.45, पक्का जी। इसमें कोई इक्विटी का कंपोनेंट नहीं था। एक स्टेप और आगे हम बढ़ते हैं जनाब, अब हमारे पास सर बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं। अच्छा लास्ट ईयर सर हमने क्या किया था, 35 मिलियन रुपए का, सॉरी 55 मिलियन रुपए का सर डेफर टैक्स एसेट बुक किया था मिनिमम टैक्स के हिसाब से, ठीक है जी, मिनिमम टैक्स के ऊपर। तो उसका मतलब है लास्ट ईयर मेरे पास जो डेफर टैक्स की वर्किंग आ रही है लास्ट ईयर की, सर यहाँ पर आ रहा होगा डेफर टैक्स एसेट ऑन मिनिमम टैक्स, ये आ रहा होगा डायरेक्ट यहाँ पे 55 रुपये का अमाउंट। याद रखिएगा सर ये 55 रुपये का अमाउंट हमने इसलिए बुक किया क्योंकि हमें फ्यूचर में टैक्स बेनिफिट्स नज़र नहीं आ रहे थे।
टैक्सेबल प्रॉफिट्स नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन प्रैक्टिकली टैक्स प्रॉफिट अगर आप आ गए तो अब आप 55 नहीं 88 यूटिलाइज करेंगे पूरा। ठीक है जी। अब बताएं सर, मेरे पास ओपनिंग लास्ट ईयर के हिसाब से कितने रुपए का हिसाब किताब बन रहा था डेफर्ड टैक्स एसेट का। ठीक है जी सर, 288, 120 नेगेटिव में और 55 नेगेटिव में, ये बन रहा है 113 रुपये। ये था मेरे पास सर ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी एट 28%। ठीक है जी सर, मेरे पास क्लोजिंग 201.15, 85, 5.4, 9.45, यह है मेरे पास सर जो PNL से रूट हुआ हुआ डेफर्ड टैक्स है, यह है 101.25। यह है मेरे पास सर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का एक पार्ट। और अगर मैं ये भी डाल दूँ सर इसके अंदर, मेरे पास ये आ रहा है अराउंड कोई इन्वेस्टमेंट पे आ गया सर हिसाब किताब। अच्छा, इन्वेस्टमेंट में हमने डेफर्ड टैक्स यहाँ बुक नहीं किया सर, बुक करने की गलती हमने कर दी है, इन्वेस्टमेंट में हमने डेफर्ड टैक्स बुक नहीं किया। ठीक है जी, मैं अभी बुक कर देता हूँ सर, मैं ये लेज़ो टूल यूज़ करता हूँ। एक स्टेप नीचे लेकर आ रहा हूँ, मैं यहाँ डाल रहा हूँ सर इन्वेस्टमेंट, कितने का जी, 23 रुपये का गेन है सर। ठीक है जी, या इसको आप ऐसे कर सकते हो कि 175 रुपये का कैरिंग अमाउंट है, 152 रुपये की टैक्स बेस है, 23 रुपये का डिफरेंस आ रहा है 27% के हिसाब से। ये चूँकि गेन एक्विटी में गया है तो सर ये भी एक्विटी में ही जाएगा 6.21, ये हम मिस कर गए थे। अब बताएं सर, इन चारों को अगर मैं नेट करता हूँ तो मेरे पास ये आता है 59.13 ऐसा। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी एट 27%, सब कुछ मिला जुला के तो सर मेरे पास एट 27% डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी इन दोनों को मिला के बनेगी 101.25 प्लस 59.13, 101.25 प्लस 59.13। ठीक है जी, ये आ रहा है अराउंड को 160.38 ऐसा। अब बताएं सर, अगर मैं डेफर्ड टैक्स का एक अकाउंट बना लूँ, एक मेरे पास आ रहा होगा सर ओपनिंग बैलेंस, कितने का जी, ओपनिंग बैलेंस मेरे पास आ रहा होगा 113 रुपये का। लेकिन इस ओपनिंग बैलेंस को हमने क्या करना है, करेक्ट करना है सर। इस ओपनिंग बैलेंस में से दो जो अमाउंट्स हैं ये रेट पे बुक हुई है, रेट पे। यह है सर 288.4 माइनस 120.4, ये रेट पे बुक हुई है सर। ये 168 की अमाउंट है, ये रेट पे बुक हुई हुई है सर, रेट पे। रेट है 28%। करंट पीरियड में अगर ये चेंज हो चुका है तो मुझे इस ओपनिंग बैलेंस को, अच्छा ये वाला रेट पे बुक नहीं हुआ है, क्यों, या आपने मैक्सिमम प्रॉफिट्स देख के बुक किया तो उसको रीस्टेट करने की ज़रूरत नहीं है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है सर। ये बुक हुआ हुआ है 28 पे, मैं इसको 1% कम करना चाह रहा हूँ तो मुझे 6 रुपये से सर इसको कम करना पड़ेगा। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कम होगी तो डेफर्ड टैक्स इनकम आएगी सर कितने की, 6 रुपये की। फिर सर मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस है सर डेफर्ड टैक्स का 160.38, लेकिन सर इसमें दो चीज़ें, एक मेरे पास सर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आया होगा जो मैंने PNL में डाला होगा, एक मेरे पास सर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आया होगा जो इक्विटी के थ्रू रूट हुआ है। जो इक्विटी के थ्रू रूट हुआ है वो है सर मेरे पास 59.13 ऐसा। तो सर अगर मैं एडअप करूं तो सर मेरे पास 113 प्लस 59.13 माइनस 6 माइनस 160.38 सर ये मेरे पास बनता है कोई, सर ये मेरे पास बनता है 5.75। और ये सर मेरे पास इनकम है, तो सर मैं ये डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस यहाँ से हटा रहा हूँ, मैं यहाँ बुक कर रहा हूँ डेफर्ड टैक्स इनकम, कितने से जी 5.75। अब बताएं सर, ये दो अमाउंट से जो मिला के मेरे पास डेफर्ड टैक्स इनकम बनती है, इसका मतलब इस साल का डेफर्ड टैक्स इनकम है मेरे पास कोई 11.75। ठीक है जी, याद रखिएगा ये जा रहा है एक्विटी में, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये है मेरे पास सर जो मेरे PNL में जाएगा। तो ये मैंने दिमाग में बिठा लिया सर। अब मैं आ रहा हूँ सर ऊपर करंट टैक्स की वर्किंग के लिए। सर करंट टैक्स की वर्किंग के लिए मैं ऊपर आता हूँ तो सर मेरे पास यहाँ सारा हिसाब किताब मुझे सामने नज़र आ रहा है। अब मैंने ऐड लेस करके यहाँ करंट टैक्स की वर्किंग करनी है और ये मेरे पास आ रही है सर अराउंड कोई, एडअप करूँ तो 680। यह है करंट टैक्स एक्सपेंस। सॉरी ये मेरे पास टैक्सेबल प्रॉफिट है, करंट टैक्स एक्सपेंस नहीं है भाई, क्या हो गया। इस करंट टैक्सेबल एक्सपेंस में मैं बुक कर रहा हूँ करंट टैक्स एक्सपेंस
@27%, कितना जी? 680 मल्टीप्लाई बाय 0.27, यह आ रहा है सर मेरे पास 183.6। सर मैं इसमें एडजस्ट कर रहा हूँ, मिनिमम टैक्स अर्लियर पेड 88, 55 नहीं 88, 85 है, 88। अब बताएं सर, 88 हटाऊँ तो मेरे पास अब बनता है जनाब कोई 95.6, ऐसा ये बनता है 95.6, पक्का जी? अब बताएं सर, मैं कह रहा हूँ जनाब मेरा ये करंट टैक्स एक्सपेंस बन रहा है एट 27%। अब बताएं सर, अगर मैं मिनिमम टैक्स को देखूँ, जो इधर आ रहा है सर मिनिमम टैक्स, वो है सर मेरे पास 5300 रुपये की रेवेन्यू है, 5300 रुपये का सर यहाँ पर करंट ईयर में, और 1% ऑफ रेवेन्यू हमारा मिनिमम टैक्स है। तो सर अगर मैं इसको 1% से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनता है 53। इसका मतलब है यहाँ मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, ये वाला टैक्स एप्लीकेबल है। सर मेरे पास करंट ईयर का करंट टैक्स एक्सपेंस भी आ गया सर मेरे पास, करंट ईयर के हिसाब से सर मुझे डेफर टैक्स भी मिल चुका है सर। अब मैं सिर्फ जा रहा हूँ जनाब रिकन्सिलेशन बनाने, और रिकन्सिलेशन बनाने के लिए मेरे पास सर ठीक ठाक जगह मौजूद है सर। मैं यहाँ पर भी रिकन्सिलेशन बना सकता हूँ सर, अगर मैं थोड़ा सा नीचे ले जाऊँ, आपका टाइम क्यों वेस्ट करूँ? अच्छा जी सर, अब मैं जा रहा हूँ जनाब रिकन्सिलेशन बनाने के लिए। मेरे पास सबसे पहले सर रिकन्सिलेशन में जो मेन आइटम जो उसका मुझे ख्याल रखना है सर, वो है मेरे पास, एक तो मुझे ले लेना है सर टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट। टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट सर 455 का 27%, कितना जी? 455 का 27% वुड भी 455 का 27% वुड भी 122.85। अच्छा सर, मेरे पास करंट टैक्स एक्सपेंस ऑलरेडी आ चुका है सर 95.6। मेरे पास सर डेफर टैक्स इनकम आ चुकी है सर 11.75। तो सर मेरे पास 95.6 माइनस 11.75 यह आ चुका है सर मेरे पास 83.85। अच्छा, मैं ऊपर कर रहा हूँ सर रेट चेंज की वजह से मेरी डेफर टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हुई थी सर। तो मैं माइनस कर रहा हूँ सर, कितने रुपए से रिड्यूस हुई थी सर डेफर टैक्स लायबिलिटी मेरी? नीचे आ रहा है सर, वर्किंग में जाएंगे तो नज़र आ रही जी 6 रुपये से। तो मैं इसको यहाँ एडजस्ट कर रहा हूँ सर 6 रुपये, ऐसा। सर फिर मेरे पास सर लास्ट ईयर सर मेरे पास अनरिकग्नाइज्ड डेफर टैक्स एसेट मौजूद था जो इस साल यूटिलाइज हुआ है। तो सर इस साल यूटिलाइज हो गया ज़्यादा 88, जबकि रिवर्स हुआ 85। यूटिलाइज उतना ही होना चाहिए जितना रिवर्स हुआ है, लेकिन सर लास्ट ईयर चूँकि हमने कम बुक किया था, अब सर चूँकि उसका इम्पैक्ट 55 की जगह हमने 88 लिया है, लास्ट ईयर 55 था, तो सर मुझे यहाँ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी सर। मुझे 30 से तहते सर 33 सर 33 रुपीज़ से मेरा टैक्स एक्सपेंस कम हुआ है, विच शुड हैव बीन 55, लेकिन सर 88 हो गया इस दफ़ा। सर अगर मैं इन सब को नेट करूँ सर तो 122.85 प्लस माइनस 6 माइनस 33, ये बनता है सर मेरे पास 83.85। और सर इस तरह मेरे दोनों जो है वो अमाउंट्स टैली हो जाती हैं सर। इसको देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन, अस्सलाम वालेकुम।